2005 में मुंबई में राइजिंग सन फार्मास्यूटिकल्स नाम की दवा बनाने वाली कंपनी अचानक से बंद हो गई, क्योंकि कंपनी की फैक्ट्री में कंपनी के ओनर भावेश कपूर की अचानक रहस्यमय कारणों से मौत हो गई थी। करीब 6 महीने बाद भावेश के छोटे भाई मुकुल कपूर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फैक्ट्री को रिस्टार्ट किया। भावेश भाई की मौत हम सभी के लिए बहुत दुखदाई रही। उन्हीं ने अपने कठिन परिश्रम से ये कंपनी खड़ी की थी। उनकी मौत का कारण पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। हम भावेश भाई की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और पूरी लगन से दोबारा काम शुरू करेंगे। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। मुकुल जब फ्रेश होने के बाद शीशे में देखकर अपना मुंह पोंछ रहा था तो उसे शीशे में अपने पीछे दरवाजे पर एक चुड़ैल चिपकी हुई दिखाई दी, जिसकी मकड़ी की तरह 8 टांगे थीं। मुकुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे पर कुछ भी नहीं था। उसने फिर शीशे में देखा, चुड़ैल अभी भी दरवाजे पर चिपकी हुई थी। चुड़ैल का सिर मुकुल की तरफ घूम गया। मुकुल डर के मारे दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। मुकुल को समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो उसने देखा वो किसी को बताए या ना बताए। उसने अपनी फैक्ट्री के वर्कर राजू को बुलाया और एक फाइल देकर कहा, राजू जरा ये फाइल ऑफिस में रखाना। राजू उसी दरवाजे से ऑफिस के अंदर गया जिसके पीछे मुकुल ने चुड़ैल चिपकी देखी थी और आराम से बाहर भी निकल आया। मुकुल समझ गया कि राजू को ऑफिस में कुछ भी नहीं दिखा है। मुकुल ने उस रात चुड़ैल की बात जब अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी हंसने लगी। 8 पैरों वाली मकड़ी चुड़ैल, लगता है कल तुमने ड्रिंक की होगी, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं की थी। मुकुल ने उस बात को दिमाग से निकालकर काम पर ध्यान लगाना चाहा। अगले दिन मुकुल ऑफिस में देर रात तक काम करता रहा। फैक्ट्री के सारे वर्कर्स भी अपने अपने घर चले गए। मुकुल रात के 10 बजे गैरेज में पहुंचा और कार लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसकी कार के ऊपर कुछ ठोक रहा है। मुकुल एक सुनसान रोड से गुजर रहा था। कार के ऊपर ठप ठप की आवाज सुनकर उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मुकुल ने साइड से कार रोकी और उतर कर देखा। कार के ऊपर वही मकड़ी जैसी चुड़ैल बैठी हुई थी। चुड़ैल मकड़ी की तरह मुकुल के ऊपर झपट पड़ी। उसने अपने हाथों पैरों से मुकुल के शरीर को नोच डाला। उधर घर पर मुकुल की पत्नी इंतजार कर रही थी। वो बार बार मुकुल को फोन कर रही थी, लेकिन मुकुल फोन नहीं उठा रहा था। रात के 12 बजे मुकुल का फोन आया, लेकिन मुकुल के फोन पर कोई और बोल रहा था। मैम, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी मिशन हॉस्पिटल पहुंच जाइए। मुकुल की पत्नी जब हॉस्पिटल पहुंची तो मुकुल काफी गंभीर हालत में था। कुछ दिनों बाद जब मुकुल उठकर बैठने लायक हो गया तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। कुछ साल पहले मेरी छोटी बहन पर भी कुछ भूत प्रेत का ऐसा ही हमला हुआ था। तब मेरे पापा ने त्रिलोकी नाम के एक तांत्रिक को बुलाया था। मैं पापा से कहकर उस तांत्रिक को ही बुलवा लेती हूँ। त्रिलोकी को बुलाया गया। तुम कह रहे हो चुड़ैल मकड़ी जैसी दिखती है। सबसे पहले तुमने उस चुड़ैल को कहाँ देखा था? मैंने उसे फैक्ट्री के ऑफिस में देखा था। त्रिलोकी मुकुल की पत्नी के साथ फैक्ट्री में पहुंचा और उसने ऑफिस सहित फैक्ट्री का एक एक कोना छाना, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस ने भी पूरी फैक्ट्री की खोजबीन की थी। मेरे पति के बड़े भाई की मौत का उन्हें कोई सबूत नहीं मिल पाया। मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्री के अंदर कुछ मिलने वाला है। तब तांत्रिक ने फैक्ट्री के बाहर देखना शुरू किया। फैक्ट्री के पीछे काफी झाड़ियां थी। त्रिलोकी ने देखा कि एक जगह झाड़ियों को साफ किया गया था। ऐसा लगा था कि किसी ने झाड़ियां हटाकर जमीन में कुछ गाड़ा है। तांत्रिक ने जब उस जगह की खुदाई की तो उसे कैमरे की एक टूटी फूटी रील मिली। त्रिलोकी ने उस रील को ठीक कराया और उसमें रिकॉर्ड वीडियो को देखा। तब सारी बात सामने आई। तुम्हारी फैक्ट्री में स्नेहा नाम की कोई लड़की काम करती थी? मुझे इसके बारे में नहीं पता, शायद करती हो। मैं चूंकि बेंगलुरु में रहता था तो मुझे फैक्ट्री के वर्कर्स के बारे में जानकारी नहीं है। तुम्हारे भाई भावेश ने मकड़ी से निकले केमिकल से स्नेहा नाम की लड़की पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें वो लड़की मर गई थी। उस लड़की की आत्मा अब मकड़ी जैसी चुड़ैल बन गई है। तो अब उससे छुटकारा कैसे होगा? अगर उस चुड़ैल के मकड़ी जैसे पैर काट दिए जाएं, तो उसकी आत्मा अपने इंसानी रूप में वापस आ जाएगी और उसे मुक्ति मिल जाएगी। चुड़ैल की टांगे काट पाना नामुमकिन है। वो बुरी तरह हमला कर देती है। मुझे लगता है कि मुझे फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी।
कोई गारंटी नहीं है कि फैक्ट्री बंद करने पर वो तुम्हारा पीछा छोड़ ही दे। वो तुमसे अपनी मौत का बदला लेगी। बेहतर होगा कि तुम उससे मुक्ति पाओ। मेरे पास एक तरीका है जिससे उसकी टांगे काटी जा सकती हैं। फैक्ट्री के एक बड़े हॉल में मुकुल को एक किनारे पर बेड पर लिटा दिया गया। हॉल में अंधेरा करके हॉल को बंद कर दिया गया और सिर्फ उसका एक दरवाजा खोला गया जिससे चुड़ैल अंदर आ सकी। रात के 12 बजे चुड़ैल हॉल में आई। हॉल में केवल मुकुल पर रोशनी पड़ रही थी, बाकी पूरे हॉल में अंधेरा था। तेरे भाई ने नौकरी देने के बहाने मुझे फैक्ट्री में बुलाया और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तेरे भाई से तो मैं बदला ले चुकी हूँ, अब तेरी बारी है। चुड़ैल जैसे ही मुकुल की तरफ बढ़ी, उसके 8 पैर जमीन पर रखे लोहे के शिकंजों में फंस गए। शिकंजे पहले ही प्लानिंग के तहत जमीन पर रखे गए थे। तांत्रिक ने तुरंत ही हॉल की लाइट जलाई और तलवार से चुड़ैल के 8 पैर काट दिए। पैर कटते ही चुड़ैल की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। अनुज इस बात से परेशान रहता था कि उसकी बेटी अंशिका हर समय मोबाइल पर लगी रहती है। अंशिका के एग्जाम आने वाले थे, लेकिन अनुज देखता था कि अंशिका पढ़ते समय बार बार अपना मोबाइल उठाकर चेक कर रही है। अंशिका, अगर तुम बार बार मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक करती रहोगी तो तुम्हारा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर नहीं रह पाएगा। पापा, मैं टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाती हूँ, लेकिन फिर मेरा ध्यान नोटिफिकेशन पर चला जाता है और फिर मैं उन्हें खोलकर चेक करने लगती हूँ। इस तरह मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है। बेहतर होगा कि आप मेरे लिए एक दीवार घड़ी ला दें ताकि टाइम देखने के लिए मुझे मोबाइल का यूज न करना पड़े। अनुज अगले दिन ऑफिस से लौटते हुए काफी लेट हो गया था। रात में वो घड़ी खरीदने के लिए बाजार में कोई दुकान ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी दुकान खुली हुई नहीं थी। फिर उसे मोड़ पर एक दुकान खुली हुई दिखाई दी। उसने उस दुकान से ही घड़ी खरीद ली और वो घड़ी ले जाकर अंशिका की टेबल पर रख दी। उस रात अंशिका ने घड़ी में सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया और सो गई। कुछ घंटों बाद अलार्म की आवाज से अंशिका की आंख खुल गई। उसने घड़ी में टाइम देखा तो 12:30 बज रहे थे। मैंने तो सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन ये तो अभी ही बज गई। अंशिका ने घड़ी बंद की और सो गई। अगली रात अंशिका ने 6 बजे का अलार्म लगाया, लेकिन रात की 12:30 बजे घड़ी फिर बज उठी। हे भगवान, इस घड़ी का मैं क्या करूं? तभी अचानक अंशिका के कमरे में किसी की हंसी गूंजी। अंशिका बुरी तरह डर गई और उसने चीख कर अपने पापा को बुलाया। पापा, पापा! क्या हुआ अंशिका? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? पापा, मेरे कमरे में किसी के हंसने की आवाज आई और ये घड़ी खराब है। इसमें कितने भी बजे का अलार्म लगाओ, लेकिन ये रात के 12:30 बजे ही बज जाती है। कल आप इस घड़ी को वहीं वापस करके आओ जहाँ से खरीद लाए थे। अगले दिन अनुज घड़ी वापस करने उस दुकान पर गया जहाँ से उसने घड़ी खरीदी थी, लेकिन वो दुकान बंद थी। अनुज ने सोचा कि शायद वो गलत दिन या गलत समय पर आ गया है। वो अगले दिन फिर दुकान पर पहुँचा तो भी उसे दुकान बंद मिली। दुकान के बाहर एक बूढ़ा जूते पॉलिश करने वाला बैठा था। अनुज ने उससे पूछा, बाबा, ये दुकान किस समय खुलती है? बेटा, ये दुकान पिछले 20 सालों से बंद है। अनुज का कलेजा धक से रह गया। 20 साल? अनुज घड़ी लेकर लौट आया। क्या हुआ पापा? क्या दुकान वाले ने घड़ी वापस नहीं की? तुम इस घड़ी की चिंता मत करो, मैं ये घड़ी अपने कमरे में रख लेता हूँ। तुम अपने लिए एक नई घड़ी ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। उस रात अनुज अपने पास घड़ी रखकर सो गया। रात के 12:30 बजे ही घड़ी में अलार्म बजने लगा। अनुज की आंख खुली तो उसने देखा कि अंशिका उसके सामने खड़ी है। अंशिका की आंखों में खून के आंसू थे। इससे पहले कि अनुज उससे कुछ कह पाता, अंशिका कमरे से निकलकर छत की ओर जाने लगी। अंशिका, इतनी रात में छत पर क्यों जा रही हो बेटा? अंशिका पर अनुज की बात का कोई असर नहीं हुआ। वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। अनुज बिस्तर से उठकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर चूहे के लिए लगाए गए खटके पर पड़ गया और पैर बुरी तरह घायल हो गया। अनुज से चला नहीं जा रहा था, लेकिन बेचारा किसी तरह लंगड़ाता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ा। जब वो छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि अंशिका दीवार के ऊपर खड़ी हुई है।
इससे पहले कि अनुज अंशिका तक पहुंच पाता, अंशिका 3 मंजिल की दीवार से नीचे कूद गई। अनुज की चीख निकल पड़ी। अंशिका, मेरी बेटी! तभी उसे अपने पीछे से अंशिका की आवाज आई। क्या हुआ पापा? आपके पैर में चोट कैसे लग गई और आप छत पर क्यों आ गए? भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। अगले दिन अनुज फिर उसी दुकान के पास पहुंचा जहां से उसने घड़ी खरीदी थी और उसने जूता पॉलिश करने वाले आदमी से पूरी बात पूछी। बाबा, एक बात बताइए, ये दुकान पहले किसकी थी? क्या यहाँ पर घड़ियां बिका करती थी? मैं शहर में ज्यादा पुराना नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ सिर्फ 7-8 साल ही हुए हैं। ये दुकान बाजार में सबसे बड़ी घड़ियों की दुकान थी। सेठ रामजीवन नाम का एक आदमी यहाँ बैठा करता था। सेठ की एक ही बेटी थी, उसका दुनिया में और कोई नहीं था। सेठ की बेटी किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन सेठ उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवाना चाहता था। सेठ ने जबरदस्ती लड़की की शादी तय कर दी। इसीलिए एक दिन लड़की ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। तुम्हारे पास जो घड़ी है, ये घड़ी सेठ की लड़की अपने आशिक को गिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई क्योंकि सेठ ने लड़की के घर निकलने पर बंदिश लगा दी थी। अनुज समझ गया कि उसके घर हो रही अजीब घटनाओं का कारण वो घड़ी है। अनुज ने वो घड़ी दुकान का शटर उठाकर दुकान के अंदर फेंक दी और अपने घर लौट आया।